आज जो हमारा लेक्चर है वो सब्जेक्ट कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का सेकंड चैप्टर है। हेल्थ मेंटेनेंस एंड हेल्थ डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं हेल्थ मेंटेनेंस में भी और डिजीज प्रिवेंशन में। हमने ये देखनी है कि इसमें कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं और हम उनको किस किस तरीके से यूज करते हैं। इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज के लेक्चर के, उसमें है हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स को हमने डिस्कस करना है। हेल्थ बिलीफ मॉडल हेल्थ केयर या क्लाइंट केयर में कैसे हम यूज करते हैं। आइडेंटिफाई रीजंस फॉर नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट। समटाइम्स पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो उसमें बेसिकली पेशेंट की एडहेरेंस नहीं होती। इसलिए एक नर्स को पहले कल्चर के लिहाज से जितने भी बिलीफ मॉडल्स हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल्स, उनका पता होना जरूरी है ताकि उनमें से वो कोई भी मॉडल यूज करते हुए पेशेंट को ट्रीट कर सके, उसकी प्रिवेंशन कर सके, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट डाइटरी चेंज। और हम डाइट में उसकी क्या क्या चेंज कर सकते हैं, और फिर डाइट में जो चेंजेस करनी है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर पेन के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं। पेन का एक्सपीरियंस हर कल्चर टू कल्चर जो है वो वेरी होता है, और हर कल्चर में पेन को परसेप्शन भी डिफरेंट है और उसको ट्रीट करने के मेथड्स भी डिफरेंट है। आज हम ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज प्रिवेंशन की थीरीज कौन कौन सी हैं और मॉडल कौन कौन से हैं, उनके नेम देखेंगे और फिर हम इनको डिटेल में देखते हैं। देर आर सेवरल थीरीज एंड मॉडल्स दैट सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। दीज थीरीज एंड मॉडल्स इंक्लूड कौन से हैं? इकोलॉजिकल मॉडल है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, रिलैप्स प्रिवेंशन मॉडल, स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल है जिसको आप ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल भी बोलते हैं, सोशल कोग्निटिव थ्योरी है, और थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन या प्लान्ड बिहेवियर वाला मॉडल भी है। जो इकोलॉजिकल मॉडल है, इकोलॉजी से हमें पता है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू द अदर physical environment. It emphasizes multiple level of influence and the core concept that behaviors both shape and are shaped by the social environment. इसमें सारे की सारी वो चीजें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं और वो वाले फैक्टर जो एनवायरनमेंट के किसी भी ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट करते हैं, इस मॉडल में हम उनको देखेंगे और उनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपनी हेल्थ केयर में। इट हाईलाइट्स पीपल्स इंटरेक्शन विद देयर फिजिकल एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ बिहेवियर रिकग्नाइज मल्टीपल लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनस हेल्थ, इंक्लूडिंग, अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर आपको इकोलॉजिकल मॉडल लिखने को आ जाए तो इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखें, इकोलॉजिकल मॉडल की डेफिनेशन लिखें, और ये वाले जो चार पांच फैक्टर्स हैं ये लिखें जो इकोलॉजिकल मॉडल पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंट्रा पर्सनल या इंडिविजुअल का। इंट्रा का मतलब ये होता है उस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर ये फैक्टर मौजूद है, इसकी वजह से भी किसी पर्सन की हेल्थ केयर पे अफेक्ट होता है। विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, जाहिर है उसके बिहेवियर पे अफेक्ट होगा। जो पर्सनैलिटीज, जो नॉलेज, जो एटीट्यूड, जो बिलीव वो उस बंदे के अंदर है, वो उसके इंट्रापर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स होंगे। दूसरा है इंटरपर्सनल, यानी उसके रिलेशनशिप कैसे हैं दूसरे लोगों के साथ, सच एज इंटरेक्शन विद अदर पीपल विच कैन प्रोवाइड सोशल सपोर्ट और क्रिएट बैरियर्स टू इंटरपर्सनल ग्रोथ दैट प्रमोट्स हेल्दी बिहेवियर। ठीक हो गया। आपके आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन कैसे हैं और आप उन पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि इकोलॉजिकल मॉडल मॉडल पे अफेक्ट करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वहाँ की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो भी हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। जैसे आप लोगों को पता है हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। हम नर्सिंग में हैं, हम नर्सिंग के कोई किसी टीचिंग कैडर में है, कोई क्लिनिकल में है, क्लिनिकल के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स बड़े स्ट्रेसफुल हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है या वहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं हमारे। कुछ जगह पर बड़ी रिलैक्स ड्यूटी है, स्ट्रेस फ्री है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इकोलॉजिकल, यानी हमारी एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रही होती है हमारी हेल्थ के ऊपर। फिर कम्युनिटी के फैक्टर्स हैं जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स दैट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन लिमिट और एनहांस हेल्दी बिहेवियर। हम जिस भी एरिया में, जिस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, जैसे कोई लाहौर में रह रहा है, कोई मुल्तान रह रहा है,
कोई किसी और एरिया में, कराची में है, तो जिस भी कम्युनिटी में होंगे वहाँ के अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे, वहाँ के अपने हेल्थिंग बिहेवियर होंगे, वहाँ के लिहाज से वो उस तरीके से ही इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन बीइंग के ऊपर वहाँ की कम्युनिटी। और पब्लिक पॉलिसी हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यूके में रहते हैं, हम किसी और कंट्री में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो वहाँ की अपनी डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बनी होती हैं। वहाँ की लोकल, वहाँ की स्टेट और फेडरल पॉलिसीज, लॉज, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं, हमारी डिफरेंट प्रैक्टिसेस, हमारे एक्शंस जो डिजीज प्रिवेंशन के लिए हम करते हैं। जैसे अर्ली डिटेक्शन है, बाहर के ममालिक में ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग होती रहती है, लोगों का शुरू से पता चल जाता है इसको क्या बीमारी। लेकिन पाकिस्तान में जब डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, हम तब हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कोई टेस्ट होता है तो हमें पता चलता है कि हमें ये वाली बीमारी है। तो इकोलॉजिकल मॉडल बेसिकली किस पे अफेक्ट करता है? ह्यूमन बीइंग पे, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे। और कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? इंट्रापर्सनल, जिसको इंडिविजुअल फैक्टर्स भी बोलते हैं, इंटरपर्सनल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कम्युनिटी फैक्टर्स एंड पब्लिक पॉलिसीज। ये आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये अगर पेपर में आ जाता है तो इस तरीके से डायग्राम बना के भी आप अपना इकोलॉजिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें भी वही इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिटी और पब्लिक पॉलिसी वाले फैक्टर्स हैं। ये हमारा एक जो मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। यानी आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल मॉडल क्या है, इसमें कौन से फैक्टर या कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा मॉडल है हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल। नाम से ही आपको पता है आपको क्या बिलीफ है अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, और ये भी हर बंदे का दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बंदे की परसेप्शन, हर बंदे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल को हम HBM, हेल्थ बिलीफ मॉडल भी बोलते हैं। इट इज द टूल दैट इज यूज टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट हेल्थ बिहेवियर। जब हम किसी भी पर्सन का डाटा ले लेते हैं, या उससे हम कुछ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे उसका बिहेवियर पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हेल्थ के लिहाज से जितनी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या हेल्दी बिहेवियर्स हैं, उनको कैसे वो प्रिडिक्ट करता है, कैसे वो बताता है। हेल्थ बिलीफ मॉडल प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन अ वे अ पर्सन सीज हिज और हर स्टेट ऑफ हेल्थ। हर बंदा अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एंड हर रेस्पॉन्स टू हेल्थ, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई जरा सा फ्लू हो तो डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, जब तक कि वो उसमें कोई कोई डिसेबिलिटी या कोई इतना ज्यादा वो लागत या वीक नहीं हो जाता, लेथार्जिक नहीं हो जाता कि वो अब डेली एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर पाता, फिर वो हॉस्पिटल जाता है। तो हर बंदे की अपनी परसेप्शन है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल हर इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन पे बेस करता है। हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1950s। ये MCQ के लिहाज से याद रखें, ये MCQ में आ सकता है कि हेल्थ बिलीफ मॉडल कब ओरिजिनली डेवलप हुआ। तो आपको याद रखना है 1950s में है। और कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? रोजनस्टॉक ने दिया था और कीगल ने दिया था। इनकी और अपडेटेड इन्होंने 1980 में किया। इन दोनों ने मिलके इस पे स्टडी की, हेल्थ बिलीफ मॉडल पे, और जिसको 1980 में रिवाइज कर दिया गया। इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें हेल्थ बिलीफ मॉडल को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है कि बहुत सारे मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स आपको पता है कि हर वो चीज जो वेरी करती है, दोज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। और हर पर्सन में वो वेरी करती है। यानी किसी एक इलाके के लोगों में आप देखोगे तो वो डिफरेंट तरीके से उस चीज को परसीव कर रहे होंगे, और दूसरे इलाके के लोग उसी चीज को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे होंगे। फिर परसीव्ड सीरियसनेस है, कोई कितना किस चीज को कितना सीरियस होके लेता है, और ससेप्टेबिलिटी कितनी है। परसीव्ड बेनिफिट, और बेनिफिट, और उसके साथ जब किसी चीज का बेनिफिट देखते हैं और उसके बेनिफिट लेने के लिए आपके पास बैरियर बहुत सारे होते हैं, तो बेनिफिट भी फिर उतना ही मिलता है जितने हम बैरियर्स को ओवरकम करते हैं। थ्रेट कौन कौन से हैं? सेल्फ एफिकेसी है, क्यूज ऑफ एक्शन है, और ये सारी चीजें जो है लाइकलीहुड ऑफ एंगेजिंग इन हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। इनमें जितना हम इन चीजों को मैनेज कर लेंगे उतना ही हेल्थ प्रमोटिंग हमारा बिहेवियर हो जाएगा। ये इसमें भी वही चीजें एक्सप्लेन की हैं, इसकी सारी चीजें हम एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल में सबसे पहली है परसीव ससेप्टेबिलिटी।
A family history of a certain disease like diabetes or heart disease may make the individual feel at risk. यानी ससेप्टेबल कितना है, कितनी उसमें कोई किसी बीमारी होने के चांसेस हैं। आपको पता है अगर फैमिली में डायबिटीज अगर किसी दादा को है, नाना को है, पेरेंट्स को है, तो उसके उनके बच्चों में वो चांस ज्यादा होता है कि हार्ट डिजीज या डायबिटीज जो कि हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, वो परसीव्ड उतना ही ज्यादा ससेप्टेबल होंगे उस डिजीज के लिए। फिर परसीव्ड सीरियसनेस, उसमें वो सीरियस कितने हैं। द आउटपुट ऑफ द डिजीज इज द सीरियस, पर्सन विल बी मोर अलर्ट एज इन द केस ऑफ एड्स। यानी पर्सन को पता हो कि एड्स हो गई है, अल्लाह ना करे उसको, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। तभी वो हेल्थ को इम्पोर्टेंस देगा और फिर उसी लिहाज से वो अपनी प्रिवेंशन और या ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। फिर परसीव्ड थ्रेट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी एंड सीरियसनेस डिटरमिन द टोटल परसीव्ड थ्रेट ऑफ एन इलनेस। जब उसको पता होगा कि मेरे फैमिली में डायबिटीज है या कोई ऐसी डिजीज है जो हेरिडिटरी है, ट्रांसफर हो सकती है, वो उससे प्रिवेंशन के डिफरेंट मेथड्स देखेगा। या कोई सीरियस डिजीज है तो वाकई वो डिजीज को एज अ सीरियस लेगा। तो ओवरऑल क्या है, वो थ्रेट को परसीव कर रहा है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। For example, a person who perceives that many individuals in the community have lung cancer may not necessarily perceive a threat of the disease. But if the suffered individuals are smokers, then the perceived threat of the disease will likely to increase because of the combination. यानी एक सीरियसनेस भी है, दूसरा ससेप्टेबल भी है, उसने वो रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, तो जल्दी से परसीव्ड थ्रेट जो है वो फील करता है और वो इसकी प्रिवेंशन की तरफ चला जाता है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, जैसे डेमोग्राफिक वेरिएबल, एज के लिहाज से कोई डिजीज जो है वो बढ़ती जाती है, हम बचपन से ही उसकी प्रिवेंशन करना शुरू करते हैं। सेक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेक्स के लिए डिफरेंट मोडेलिटीज यूज की जा सकती हैं। जैसे कुछ डिजीजेस फीमेल में ज्यादा होती है तो हम फीमेल में ज्यादा फोकस करें और ज्यादा वो वाली मेथड्स यूज करें जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस को। डिफरेंट रेसेस में जो डिजीजेस होती हैं, जैसे टोडलर वर्सेस एडोलेसेंट, रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, टोडलर को की डाइट और तरीके से हमने बतानी है, और जो एडोलेसेंट है उनकी डाइट और तरीके से आपने बतानी है। फैमिली वर्सेस पीयर्स, ठीक है, फैमिली के साथ आप और तरीके से उनको गाइड करते हैं और पीयर्स को और तरह से, अपने जो कोलीग्स हैं उनको और तरह से। फिर सोशो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं जिनमें हम अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने लाइफस्टाइल को अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम बहुत सारी हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंडर हम उसको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर सोशो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में सोशल ग्रुप में एनकरेज एंड मोटिवेट अदर प्रिवेंटिव बिहेवियर। अगर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे बाहर के ममालिक में सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि चैरिटी के तौर पर काम करते हैं, लोगों को खुद से ही गाइड करते हैं और वो ट्रेन्ड पर्संस होते हैं, स्किल्ड कम्पिटेंट पर्संस होते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे सोशल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन हमारे जब हॉस्पिटल में कोई लोग आते हैं तो हम उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है, और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस से। फिर स्ट्रक्चरल वेरिएबल, नॉलेज एंड प्रायर कांटेक्ट विद द डिजीज इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड ट्रीटमेंट बिहेवियर। अगर आपके नॉलेज में इतना इजाफा है या आपको किसी भी बीमारी का नॉलेज है, प्रायर कांटेक्ट आप कर लेते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो बहुत सारी डिजीजेस से प्रिवेंट कर लेते हैं। फिर क्यूज टू एक्शन मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल क्यूज जो है वो फटीक वगैरह है, अनकंफर्टेबल सिम्टम्स हैं, और जो एक्सटर्नल क्यूज हैं वो हमारा मीडिया है जो दूसरा हमें बताता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली चीज जो हेल्थ बिलीफ मॉडल में है वो लाइकलीहुड ऑफ एक्शन। अब आपने ये सारी चीजें जो हमने मॉडिफाई कर ली, जो हमारी परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी है, सीरियसनेस है, थ्रेट है, अब हमने एक्शन क्या करना है उन सारी डिजीजेस से जो हम जिसको परसीव कर रहे हैं, जिसका थ्रेट लग रहा है और जिनको हमने मॉडिफाई कर लिया है। अब हम एक्शन में वो कौन कौन से काम करेंगे जिससे हम अपनी डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। द लाइकलीहुड ऑफ द पर्सन टेकिंग रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शंस, जो भी डॉक्टर उन्हें एडवाइस करे या कोई भी जो हेल्थ एजुकेटर है वो उन्हें एडवाइस करता है कि आपने इतने घंटे या इतने मिनट आपने वॉक करनी है, डाइट में ये चीज खानी है, ये नहीं खानी, स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए
वो ठीक नहीं है, आपने ऑयल फ्री डाइट लेनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लाइकलीहुड एक्शन की तरफ जा रहे हैं कि हमें जो रिकमेंडेड चीजें हैं अपनी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए हम उनको यूज करेंगे। और हमें उसके बेनिफिट पर पता होंगे, और अगर कोई बैरियर है हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। परसीव्ड बेनिफिट क्या है, हम कहते हैं कि लाइकलीहुड एक्शन तभी होता है जब परसीव्ड बेनिफिट माइनस परसीव्ड बैरियर, यानी परसीव्ड बेनिफिट जो है वो उसके फायदे हैं, हमें पता है हम डिजीज से बच जाएंगे, डायबिटीज है तो हम उसमें अपने वजन को कम कर लेंगे जिससे डायबिटीज कम हो जाएगी, वेट कम करने से हमारी हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाएगी, ऑयल फ्री डाइट खाएंगे तो हाइपरटेंशन और कार्डियक या हार्ट डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और बैरियर क्या क्या है, हमारी कॉस्ट है, हो सकता है हमारे पास वो जो भी रेमेडीज यूज करने के लिए या डाइट यूज करने के लिए हमारे पास इतना पैसा ही ना हो, इनकन्वीनियंस हो हमारे लिए, हमारे घर में या हम हॉस्टल में रह रहे हैं वहां मिलता ही वो चीजें, तो हम उसके अलावा ले ही नहीं पा रहे, या अनप्लेजेंटनेस है कि हमें वो पसंद ही नहीं आ रही उनकी बातें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना हमें बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये भी एक रीजन है हमारे हेल्थ बिलीफ मॉडल में। लेकिन हमने ये सारे जितने कंपोनेंट हैं उनको फोकस करते हुए हमने एक्शन में लेके आना है। हेल्थ बिलीफ मॉडल हैज अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर्स इंक्लूडिंग, अब ये बहुत सारी जगह पर हम हेल्थ बिलीफ मॉडल को यूज करते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उन्हें पहले बेनिफिट बताते हैं, स्मोकिंग बंद कर दोगे तो तुम्हारी हेल्थ में ये बेनिफिट आएंगे। वो भी बताओगे कि अगर ये सीरियसनेस बताएंगे कि अगर ये आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग के क्या नुकसान है, आपके लंग्स कैसे इन्वॉल्व होंगे, आपका हाइपरटेंशन कैसे उसके साथ लिंक करेगा, कार्डियक डिजीजेस कैसे लिंक करेंगी, फिर डाइटिंग है, एक्सरसाइज है, ब्रेस्ट फीडिंग एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीजें जिस पर हम हेल्थ बिलीफ मॉडल इन पर यूज कर सकते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल addresses द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सनस बिलीफ एंड बिहेवियर, ये बेसिकली पर्सन के बिलीफ है कि वो अपने आप को, अपनी बीमारी को किस तरीके से लेता है और उसके लिए कितना विलिंग है अपने बिहेवियर को चेंज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग हाउ क्लाइंट्स विल हैव इन रिलेशन टू देयर हेल्थ एंड हाउ दे विल कंप्लाई विद द हेल्थ केयर थेरेपीज। ठीक हो गया। Health belief model helps nurses to understand factors influencing client perception, belief, and behavior in order to plan care that will most effectively assist clients in maintaining for restoring health and preventing disease. Health belief model का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम पेशेंट को, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करें और उनकी डिजीजेस से प्रिवेंट करते हुए उनकी हेल्थ को रिस्टोर करें। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर कौन कौन से हैं, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर ये चार जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के साथ हम आप किसी भी मॉडल में, हेल्थ बिलीफ मॉडल में भी और बाकियों में भी, हम हेल्थ के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि उस बंदे में कमिटमेंट हो। People have initially agreed to small request और subsequently more likely to agree to a large request। कई दफा पीपल इनिशियली तो एग्री हो जाते हैं लेकिन बाद में उनको समझ नहीं आती और फिर हमें उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। कुछ लोग यानी थोड़ी सी बात को समझ जाते हैं और कमिटेड हो जाते हैं और कमिटमेंट लेके फिर उसके साथ साथ चलते हैं कि हमने जैसे भी हो हमने अपने बिहेवियर को ऐसे ही रखना है, ठीक है, पॉजिटिव ही रखना है। प्रॉम्प्ट का मतलब है लोग इतना ज्यादा इनग्रेन कर लें कि आप फौरन से उसका रेस्पॉन्स या उसका एक्शन ले आए। पीपल हैव टू रिमेम्बर टू परफॉर्म द डिजायर्ड एक्शन। आप याद रखें, आपको पता हो आपने हैंड वॉशिंग की टेक्निक सिखा दी तो प्रॉम्प्टली आपके पास पता हो कि आपने जब भी अटेंड करना है पेशेंट को फौरन से ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड ऐसा हो, अफेक्टिव डोमेन ऐसी हो कि आपके बिहेवियर के अंदर ये चीज शामिल हो जाए तो आप फौरन से हैंड वॉशिंग करें। तो ये प्रॉम्प्ट आपका बिहेवियर है। फिर है नॉर्म्स, आपकी नॉर्म्स ही ऐसी हैं, आपने बचपन से बच्चों को ऐसे सिखा दिया, ठीक है, आपने गाइडलाइन ही ऐसे दे दी और वो जैसे जैसे सीखेंगे वैसे ही वो, जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे ही उन चीजों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। या हम क्या करते हैं, उन्हें कोई इंसेंटिव दे के मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो वो इंसेंटिव जो है वो भी एक मोटिवेशन का तरीका है और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी नॉर्म्स का हिस्सा बन जाते हैं वो बिहेवियर। और बैरियर कौन कौन से आ सकते हैं, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर जो है उसकी वजह से बिहेवियर में चेंज जरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपको नॉलेज ही नहीं, आपकी नॉलेज नहीं है तो हमारा क्या काम है, हम उसको पहले नॉलेज प्रोवाइड करें। एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं, जब तक कोई अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा। अब मोटिवेशन के भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे हमने ये पीछे कहा है कि भी हमें कोई इंसेंटिव दे सकते हैं,
तो ये भी एक तरीका है उसके बिहेवियर को चेंज करने का। बच्चों को हम कहते हैं ना नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें इतने पैसे देंगे, या ये फलां काम करोगे तो तुम्हें ये इंसेंटिव दिया जाएगा, तो हम वो इंटरनल हमारी मोटिवेशन या इंटरनल जो बैरियर है हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर कौन से हैं? जो बाहर से, यानी आपकी एनवायरनमेंट ऐसी, आपके बहुत सारी जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उनकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आ पा रहा, आप वहां पर बैरियर आ जाता है। आपके पास कॉस्ट नहीं, पैसा नहीं, आप कहीं पे जाके काउंसलिंग सेशन लेना चाह रहे हो अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, या कोई चीज और डाइट में कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो भी समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक बैरियर होता है समटाइम्स हमारे बिहेवियर के चेंज में। अब हमारे नर्सिंग मेजर्स क्या हैं? हम एज अ नर्स क्या क्या हेल्थ जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करने के लिए जो काम कर सकते हैं और जो हम करते हैं। आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स इज द फर्स्ट स्टेप इन द हेल्थ प्रमोशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जब हम किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? हम रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें। उसकी एजुकेशन देनी है, उसकी इलनेस से प्रिवेंशन करनी है। ठीक है, उन सारे कामों के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में हमारे जितने भी हमारे पास अब वो रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हेल्थ हैजर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीजें पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो डेट्रियोरेट हो रही है, इम्पेयर हो रही है। फिर अटेम्प्ट टू चेंज। अब हमारा काम है कि अब हमने हेल्दी बिहेवियर उसको बताने। स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग के नुकसान इतने बता देने उसको कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले। ना अपने अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसके नुकसान इतने ज्यादा बता देने कि अगर अपना हाइपरटेंशन आप कंट्रोल नहीं करोगे, डाइट में ये चीज कंट्रोल नहीं करोगे, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, वॉक नहीं करोगे, तो आपके कार्डियक डिजीजेस की तरफ आप चले जाओगे, हार्ट अटैक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने थे रिस्क, फिर हमने उसके हेल्थ हैजर्ड को डिस्कस किया, और फिर हमने उसके जो चेंज है उसके लिए डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए। अब कई दफा रिलैप्स प्रिवेंशन होती है। रिलैप्स प्रिवेंशन क्या है? कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच टू रिलैप्स विद द गोल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग हाई रिस्क सिचुएशंस। ठीक है, हमें यानी एक पर्सन जो है वो पहले तो आपने जो बिहेवियर उसको बता दिया वो बिहेवियर को शो कर रहा है और उसी तरीके से वो बिहेवियर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो दोबारा से वही उसी बुरी सोबत में चला जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें उसमें पेशेंट की रिलैप्स प्रिवेंशन करनी है, उसकी ट्रेनिंग करवानी है, उसकी फ्रेमिंग करनी, रीफ्रेमिंग करनी है, उसके बार बार उसको यानी वो उसी माहौल में रहे और उसको उन्हीं बातों की तरफ लेके आना है और लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग जो रीबैलेंसिंग करनी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है ट्रांसथोरेटिकल मॉडल। ठीक है, ट्रांसथोरेटिकल मॉडल जो है इसको हम स्टेजेस ऑफ चेंज भी कहेंगे या ट्रांसथोरेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। इसमें पीपल आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेडीनेस टू अडॉप्ट हेल्थ फुल बिहेवियर एंड इंक्लूड द 5 स्टेजेस ऑफ चेंज। ये 5 स्टेजेस हैं इसकी चेंज मॉडल की। जो ट्रांसथोरेटिकल मॉडल है इसमें ये है कि पेशेंट चेंज होने के लिए रेडी है या नहीं। हर बंदे की डिफरेंट, हम पूछते हैं ना कि तुम कब से जो है ना वो ये सिगरेट छोड़ना, सिगरेट पीना जो है वो छोड़ सकते हो, या फलां डाइट को कैसे छोड़ सकते हो, कब आप एक्सरसाइज करना चाह सकते हो, यानी वो अपना कोई प्लान बताता है। तो प्री कंटेम्पलेशन होती है पहले, फिर कंटेम्पलेशन है, डिटर्मिनेशन, एक्शन, रिलैप्स एंड मेंटेनेंस। ये हम एक एक करके देखते हैं। 5 स्टेजेस जो ट्रांसथोरेटिकल मॉडल या स्टेजेस ऑफ चेंज में 5 स्टेजेस हैं। पहली है प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज जो है, इंडिविजुअल हैज नो इंटेंशन टू चेंज बिहेवियर इन द नियर फ्यूचर, ऑफन कंसिडर्ड एज विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। अगर आप उससे हिस्ट्री लेते हो और उससे पूछते हो कि तुम्हारी तो हालत इतनी बुरी है, तुम कब अपने बिहेवियर में चेंज चाहते हो, तो वो कहता है मेरा भी कोई इरादा नहीं है, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं डाइट में अपना कोई लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर सकता, डाइट को चेंज नहीं कर सकता, यानी वो अंदर से भी इनर मोटिवेशन नहीं है उसमें। फिर अगली स्टेज आ जाती है कंटेम्पलेशन। ये वो वाली स्टेज है जिसमें पेशेंट कहता है हाँ मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये फलां काम कर लूंगा।
फिर इसके बाद अगली स्टेज आती प्रेपरेशन, इंडिविजुअल इंटेंट टू टेक एक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, यानी ये वो उस टाइम में करना चाह रहा है कि मैं अच्छा अगले महीने से फला काम करना शुरू कर दूंगा। ये होती है उसकी प्रेपरेशन, यानी वो मेंटली थोड़ा थोड़ा वो प्रिपेयर हुआ हुआ है। और एक्शन क्या है, इंडिविजुअल इज एक्टिवली मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू चेंज। इसमें एक्शन में तो वो एक्शन करता है, वो आप उसे कोई काम कहते हो वो कहते हैं ठीक है आज से अभी से ही मैंने करना शुरू कर दिया, आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या करना है। और मेंटेनेंस में क्या है, इंडिविजुअल कंटिन्यूज टू एक्ट, वो मेंटेन करके रखता है एंड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट रिलैप्स, ताकि वो रिलैप्स में ना चला जाए। रिलैप्स होता है दोबारा उसी से वो सोबत में चले जाना, वापस चले जाना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर ट्रांसथोरेटिकल मॉडल और उसकी स्टेजेस आ जाए तो ट्रांसथोरेटिकल मॉडल भी लिखें, ये वाला बनाएं भी। और ये इन सारों के नाम लिख के दो दो लाइनें आपने लिखनी है, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस। इसके बाद अगली थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, कि हम प्लान करके बिहेवियर को हम किस तरीके से अपने अपने आप में चेंज लेके आते हैं और अपने पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इन साइकोलॉजी द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर इज अ थ्योरी दैट लिंक्ड बिलीव्स एंड बिहेवियर। सारी चीजें आपने देखा है, ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज प्रिवेंशन के लिए हमें उसके बिहेवियर को और उसके बिलीव्स के साथ ये सारी चीजें लिंक्ड है। कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय आइजैक एजन। ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखें, जो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, आइजैक एजन जो है इसने सबसे पहले थ्योरी बताई और इसने कहा कि जो परसीव्ड बिहेवियर का कंट्रोल है वो उसके लिए भी प्लान्ड कोई ना कोई चीज हो, ताकि उसके पास कोई रीजन हो कि मैं फलां जो अपनी आदत है वो क्यों छोड़ रहा हूँ और क्यों अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। द थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन और थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर प्रिडिक्ट अ पर्सनस हेल्थ बिहेवियर बाय देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स परफॉर्मिंग अ बिहेवियर, यानी उसका एटीट्यूड पहले ठीक होगा तो फिर वो अपने बिहेवियर को दुरुस्त करेगा। सब्जेक्टिव नॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सराउंडिंग एंड अ पर्सनस परसीव्ड कंट्रोल ओवर द बिहेवियर। पर्सन की सब्जेक्टिव नॉर्म्स वो होती हैं जो वो बोल के बताता है कि हमारे इलाके हमारे फैमिली की ये है, हमारी फैमिली में बड़ा गोश्त बहुत खाया जाता है, हमारी फैमिली में सब्जियां नहीं खाई जाती। तो हर फैमिली की अपनी नॉर्म्स होती हैं और अपने ही जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा होता है वहां की अपनी नॉर्म्स की वजह से ही वो बहुत सारे उसके बिहेवियर कंट्रोल हुए होते हैं। जनरली पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव सब्जेक्टिव नॉर्म्स रिजल्ट इन ग्रेटर perceived control and increase the likelihood of intention governing changes in behavior। यानी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव सब्जेक्टिव नॉर्म्स होंगी, तो उसका बिहेवियर चेंज करना उतना ही इजी होगा। अच्छा, जो सोशल कोग्निटिव थ्योरी है, इसका भी फोकस जो है वो बेसिकली ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और उसके एक्शन पे है। ठीक है, और ये भी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जब कोई भी बंदा रह रहा होता है सोशली, वो अपने नॉलेज के मुताबिक अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। इसमें भी हम डिफरेंट तरह से बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उसमें उसकी जो उसके कोई इंसेंटिव दे के उसकी बिहेवियर की कैपेबिलिटी है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आपको हैं डिटरमिनिंग द आउटकम ऑफ बिहेवियर चेंज, उसकी कोई एक्सपेक्टेंसीज हैं। ठीक है, असाइनिंग अ वैल्यू टू द आउटकम ऑफ चेंज बिहेवियर, हम उसको कोई ना कोई टास्क दे दें कि तुमने ये वाला काम करके दिखाना है, आज के दिन में तुमने डाइट में यही डाइट प्लान लेना है जिसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, सेल्फ कंट्रोल उसे हो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो, बहुत सारी चीजें। हम उसे इतनी वीडियोस अच्छी अच्छी दिखाएंगे और इतना बिहेवियर लोगों का अच्छा दिखाएंगे कि वो ऑब्जर्व करके ही लर्न कर ले। और समटाइम्स हमें री इन्फोर्स करना पड़ता है, री इन्फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। कई दफा हम डांट डपट करके भी कोई काम सिखाते हैं और कई दफा हम पॉजिटिवली कोई इंसेंटिव या उसको कोई रिवार्ड भी दे के करवा लेते हैं। यानी इसमें भी हमारा बेसिकली कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसका बिहेवियर, उसकी एनवायरनमेंट, ये आपस में सारे लिंक्ड होते हैं, तभी वो उसके हेल्थ में चेंज आ जाता है। अच्छा, अब स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट डाइटरी चेंज, आपको पता है ये सारे जितनी भी हमने थीरीज पढ़ी हैं, सोशल कोग्निटिव थीरी है, प्लान्ड बिहेवियर वाली, हेल्थ बिलीफ मॉडल वाली, ट्रांस जो थ्योरेटिकल वाली, इन सारों का मेन फोकस जो है वो पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी हमने उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करना है, हम
जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाइटरी चेंज से ठीक हो जाते हैं। तो डाइटरी हैंडआउट्स हम देते हैं, न्यूट्रिएंट रिच फूड कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम हम करवाते हैं, रिस्क टू बेनिफिट असेसमेंट करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि फलां चीज आपके लिए नुकसानदेह है, और आपने जो है वो चीज यूज नहीं करनी। फिर गुड नॉलेज देते हैं, फूड की एक्सेसिबिलिटी, यानी अगर आपने उसे कहा ऑयल फ्री फूड लेना है या फाइबर वाली डाइट लेनी है, तो आप फूड को जो है ना वो उसके लिए एक्सेसिबल बनाएं, कि अगर वो उसके पास कॉस्ट नहीं है, वो ले नहीं पा रहा, तो आप उसको यानी फूड जो है वो अवेलेबल करवाएं, तभी वो कर सकेगा उसको डाइट प्लान को, आपके डाइट प्लान को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकेगा। अच्छा, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। पेन का एक्सपीरियंस जो है वो हर वैल्यू बिलीव के लिहाज से, हर कल्चर के लिहाज से वो भी वेरी करता है। तो असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज द यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इशू। जब भी हम किसी बंदे को असेस करते हैं तो उसमें हम पेन का या बाकी सारे बिहेवियर को हम असेस कर रहे होते हैं, तो वो वेरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। Modern medicine still has no accurate way of measuring it. Patients are often asked to rate their pain on the scale from 1 to 10. मोस्टली हमने देखा माइल्ड हम 1 to 4, मॉडरेट 5 to 6 और सीवियर 7 to 10 जो है वो यूज करते हैं पेन के लिए। समटाइम्स हम फेस वाले, ये जिस तरीके से स्माइलिंग फेस है, ये भी हम यूज करते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं जिनको समझ नहीं आती, उन्हें कहते हैं कि आप या तो ये जैसे ऊपर बना हुआ है 0 to 10 जो पेन स्केल है, इसमें बताएं आपकी पेन जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, या हम उसे फेस के लिहाज से बताते हैं कि इसमें से आपको क्या लगता है आपकी पेन का क्या स्टेट है। कल्चरली हर बंदा पेन को डिफरेंट तरह से परसीव करता है। ठीक है, कल्चरली जब हम पेन को परसीव करते हैं तो इसकी दो कैटेगरीज में करते हैं, एक स्टोइक है, दूसरा इमोटिव है। स्टोइक पेशेंट आर लेस एक्सप्रेसिव ऑफ देयर पेन एंड टेंड टू ग्रिन एंड बियर इट, एंड दे टेंड टू विदड्रॉ सोशली। यानी उन्हें जब कोई तकलीफ होती, पेन होती, वो चुप करके आराम से एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, वो शोर नहीं मचाते। लेकिन इमोटिव पेशेंट क्या है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, शोर मचाते हैं, "आय मेरे ये हो गया, वो हो गया, मेरा सर फटा जा रहा है"। तो ये बहुत ज्यादा बोलने वाले पेशेंट होते हैं, और ये भी वेरी करते हैं हर कल्चर टू कल्चर। जैसे अमेरिका का कल्चर है, उसके पेन रिस्पॉन्सेज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो बॉयज होते हैं, वो वुड बी एडमोनिश फॉर क्राइंग लाइक बेबीज, बच्चों की तरह वो शुरू हो जाते हैं रोना। और ऐसे बच्चे जो हैं कुछ ऐसे हैं कि वो उनको छींक भी आ जाए तो वो इसको बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही एशियन कल्चर जो है, तो पेशेंट फ्रॉम एशियन कल्चर्स मे ऑफन एग्जाम्प्लीफाई स्टोइसिज्म इन द फेस ऑफ पेन, यानी चेहरे से उनकी पेन का थोड़ा बहुत पता चलता है, अदरवाइज ये बड़ा कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज के लिहाज से भी देखें तो बाहर के ममालिक में बच्चे जो हैं, जो बच्चियां हैं, वो बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं डिलीवरी के दौरान, लेकिन हमारी औरतें जो हैं वो बियर करती हैं पेन को। ठीक है, पुटिंग पेन इनटू वर्ड्स, अब ये भी डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट लोग यूज करते हैं। कोई कहता है शार्प पेन है, कोई थ्रॉबिंग है, स्टेबिंग है, डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। और पेन के लिए डिफरेंट रेमेडीज हर बंदा यूज करता है, हर कल्चर की डिफरेंट है, हर फैमिली की डिफरेंट है। कोई जिंजर पेस्ट यूज कर लेता है, कहीं यूज करता है विटामिन सी है, ये बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, और कुछ जो है डिफरेंट फ्रेगनेंसीज जो हैं उनको यूज करते हैं कि इसकी सिर्फ स्मेल लें तो पेन जो है वो रिलीव हो जाती है, या म्यूजिक सुनने से, या नंगे पांव चलने से, डिफरेंट यानी रेमेडीज हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिहाज से था। इसमें कोई चीज समझ नहीं आई है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अब लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो ग्रुप में भी पूछ सकता है।